नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र 2017 के सफर में। मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री का उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाने का दावा। गृह मंत्री ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी गठबंधन पर कसा तंज। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, हार के डर से भयभीत है बीजेपी। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने बताया, पूंजीपतियों की हितैषी पार्टी। बीएसपी प्रमुख मायावती का केंद्र पर वादाखिलाफी का आरोप। समाजवादी पार्टी सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल। हीरोम शर्मिला को जीत का भरोसा। कहा, संघर्ष और साफ सुथरी राजनीति को मिल रहा समर्थन। अमित शाह का दावा, बीजेपी ही करेगी मणिपुर का विकास। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में छठे दौर के लिए प्रचार जोरों पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजगंज और देवरिया में रैली कर विरोधियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता समाजवादी पार्टी सरकार से तंग आ चुकी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने राज्य में पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा भी जताया। भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव के लिए तैयार है। महाराजगंज रैली में उन्होंने कहा कि यहां की जनता 15 साल से चल रही लूटपाट को लेकर गुस्से में है। उन्होंने समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन पर जमकर शब्दों के तीर चलाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पार्टी ने उत्तर प्रदेश को बेहाल बनाया और दूसरे ने बेहाल होने का मुद्दा भी उठाया, लेकिन बाद में दोनों ने हाथ मिला लिए। 27 साल यूपी बेहाल। एक तरफ वो लोग थे जो कह रहे थे यूपी बेहाल, दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने यूपी को किया बेहाल। और जब चुनाव का बिगुल बजा तो बेहाल कहने वाले, बेहाल करने वाले दोनों गले मिल गए। प्रधानमंत्री ने नोटबंदी पर विपक्ष के हमलों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जीडीपी आंकड़ों ने नोटबंदी को सही साबित किया। मंगलवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच जीडीपी विकास दर 7% रही। दूसरी तरफ गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मऊ रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर तंज कसे और गठबंधन को असफल करार दिया। चुनाव के 4-5 महीने पहले जिस व्यक्ति ने खटिया पकड़ ली वो चुनाव क्या रहेगा? और उसके बाद उछलकर वो साइकिल पर बैठे। अब उनको यह नहीं मालूम है कि जिस साइकिल पर वो बैठे उस साइकिल को मुलायम सिंह जी ने पहले ही पंक्चर कर दिया और हमारे शिवपाल भाई ने उसकी चेन तोड़ के सब किनारे कर दिए। अपनी रैलियों में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सीधे तौर पर बीएसपी प्रमुख मायावती पर निशाना साधने से परहेज करते नजर आए। छठे दौर की 7 जिलों की 49 सीटों पर 4 मार्च को वोटिंग होनी है। इस दौर के लिए गुरुवार को चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने देवरिया में कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रदेश में अगली सरकार कांग्रेस समाजवादी पार्टी की ही बनेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बीजेपी और बीएसपी को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी और बीएसपी राज्य में गठबंधन की बातें कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण बहुमत का भरोसा है। वैसे ही साइकिल तेज चलती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें अपने काम पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राज्य में अपना एक काम नहीं गिना सकते, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए कई उपलब्धियां हैं। 3 साल में आपने क्या क्या कर दिया है कि ये चुनाव सरकार बनाने का है और उत्तर प्रदेश के भविष्य को किन के हाथों में जाए उसका चुनाव है। कम से कम समाजवादी लोगों ने काम किया, बिना भेदभाव के काम किया, कोई भेदभाव नहीं किया। समाजवादी पेंशन बांटी, कोई भेदभाव नहीं किया। विद्याधन दिया, कोई भेदभाव नहीं किया। बताओ, एम्बुलेंस कहीं भेदभाव कर रही है? 102, 108। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार मान ली है और अब त्रिशंकु विधानसभा की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के तमाम नेताओं की भाषा अब बदल गई है।
जो लोग माँ बाप तक चले जाए तो उसका मतलब लड़ाई हार गए, उनकी भाषा बदल गई है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्योंकि काम तो किया नहीं, कोई व्यवस्था नहीं दी, कोई मदद नहीं की और केवल झूठी बातें करते हैं। जो बड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन से कई लोगों को परेशानी है। उन्होंने कहा कि गठबंधन से बीजेपी में घबराहट है क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस ने आखिरी 2 दौर के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कुशीनगर में रैली की, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर समेत कई नेताओं ने उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रैलियां की। राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी को पूंजीपतियों की हितैषी पार्टी करार दिया है। कुशीनगर में चुनावी सभा में उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सिर्फ पूंजीपतियों को किए वादे पूरे किए, जबकि आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया। पिछले 5 साल नरेंद्र मोदी जी ने 50 सबसे अमीर परिवारों का 1,40,000 करोड़ रुपए का धंधा माफ किया। अब आप सोचिए, यहाँ कह रहे हैं कि एक जनाब है, दूसरी में लड़नी चाहिए, आपकी ये मांग है। यहाँ जनता नहीं लड़ाई, मगर मुझे कामयाब हो, नरेंद्र मोदी जी ने 1200 करोड़ रुपए का धंधा माफ कर दिया। राहुल गांधी ने वादा किया कि प्रदेश में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही विकास की गति तेज हो जाएगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा। जब अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका में जाकर काफी घड़ी है, उसको खड़ा है और पति से बेटा हम मेरे कुशीनगर। मैं चाहता हूं कि लखनऊ में जो आम जाते हैं, अकेले काम करते हैं, मैं चाहता हूं उनके पास बिल्कुल खेत के पास प्लान लगे, अचार बनाने का प्लान लगे, पापड़ बनाने का प्लान लगे, चॉकलेट बनाने का प्लान लगे। राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के किए गए वादों पर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश में इस बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की बहुमत से सरकार बनेगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर, उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आजाद और प्रमोद तिवारी ने भी अलग अलग इलाकों में रैलियां की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। वहीं बीएसपी प्रमुख मायावती ने सोनभद्र की चुनावी सभा में लगभग वही मुद्दे उठाए जो लगातार उत्तर प्रदेश में वो उठाती रही हैं। उन्होंने बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर एक साथ हमला बोला। मायावती ने बीजेपी के मंसूबे और समाजवादी पार्टी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए। सपा सरकार में सोनभद्र में बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया और बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए। मायावती ने आशंका जताई कि अगर किसी भी तरह बीजेपी उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज होती है तो वो आरक्षण खत्म कर देगी। हालांकि मायावती ने दावा किया कि मौजूदा चुनाव में जनता बीजेपी पर कतई भरोसा नहीं करेगी। अपने गोद लिए हुए ऐसे बाहरी बेटे श्री नरेंद्र मोदी को गुजरात में वापस भेजने का और अब इनके स्थान पर अपनी खुद की बेटी को ही फिर से यहाँ अपना आशीर्वाद देने का पूरा मन बना लिया है। मायावती ने एक बार फिर दलितों और मुसलमानों को पार्टी के पक्ष में एकजुट रहने की अपील की। दूसरी तरफ उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज पर भी तीखे सवाल उठाए। मायावती ने प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था और विकास की सुस्त रफ्तार के लिए अखिलेश यादव सरकार को जिम्मेदार ठहराया। सरकारी अधिकारी तो यहाँ थोक के भाव में ही बदलते रहे हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर वर्तमान सपा सरकार का लगभग पूरा कार्यकाल हर मामले में व हर स्तर पर अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। मायावती ने नोटबंदी और काला धन से लेकर कई सवालों पर राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की आलोचना की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मेरे साथ हैं
राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहिद सिद्दीकी जी, पूर्व सांसद हैं और जाने माने पत्रकार भी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं राहुल जी आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि अब जो पूरा फोकस है पार्टियों का वो पूर्वांचल की तरफ शिफ्ट हो गया है, लेकिन मैं एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपसे जानना चाहूंगा। इन चुनावों में 3 बड़ी बातें उभर कर सामने आई हैं। 3 सवाल, मैं उनको ज्यादा बेहतर तरीके से कहूंगा कि 3 सवाल हैं। पहला कि क्या ये चुनाव नरेंद्र मोदी सरकार के 2.5 साल के कामकाज का लिटमस टेस्ट है? क्या ये चुनाव राहुल गांधी की विरासत का, उनके भविष्य को तय करने वाले चुनाव हैं, या ये अखिलेश यादव की जो आने वाले समय में उनकी जो भूमिका होगी न सिर्फ उत्तर प्रदेश की बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका तय करने वाले चुनाव हैं? इन तीनों सवालों में सबसे प्रोमिनेंट सवाल आपको कौन सा लगता है? मैं समझता हूं कि तीनों में या ये या वो की तो गुंजाइश नहीं है और उसकी जरूरत भी नहीं है। तीनों ही चीजें होने वाली हैं, किसी न किसी रूप में उसमें थोड़ा सा अनुपात का अंतर हो सकता है। तो तीनों चीजें होंगी और ये तीनों कारक भी आपको काम करते हुए वहां दिख रहे हैं। निश्चित रूप से जब नरेंद्र मोदी वहां के प्रमुख बीजेपी के प्रमुख प्रचारक हैं, उसके अलावा कोई और प्रमुख चेहरा उस तरह से सामने नहीं है। अमित शाह को आप मान सकते हैं, लेकिन बाकी पार्टी और सरकार के बड़े नेता भी हैं, लेकिन जो सेनापति हैं वो नरेंद्र मोदी खुद हैं। तो उनकी अपनी शैली पर, उनकी कही हुई बातों का, उनका अपना असर कितना बाकी है, उनकी अपनी सरकार के कामकाज, इन सब का असर और इन सब पर एक तरह का कि लोगों का जनमत इस पर दिखेगा। क्योंकि इसके अलावा बीजेपी के पास ये कुछ नहीं है ये बता सके कि उत्तर प्रदेश में हमने क्या किया था, क्योंकि बहुत पुरानी बात हो गई जब उसकी सरकार थी वहां पर। 15 साल से ज्यादा हो रहा है। निश्चित रूप से दूसरी बात कि मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बेटे अखिलेश हैं, मुलायम सिंह की पार्टी वो लड़ रही है, तो राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ रही है, तो उनकी सरकार के कामकाज पर भी ये टिप्पणी होगी, उस पर भी मत पड़ेंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस के बारे में लोगों की अभी राय क्या है? क्या लोगों को लगता है कि ये 2 युवा नेताओं के और इन 2 पार्टियों के करीब आने से उत्तर प्रदेश के लिए बेहतर भविष्य बनेगा? ये उनको लगता है कि नहीं। राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा राजनीतिक जोखिम मोल लिया इस बार। अपनी पारंपरिक पैतृक गढ़ में जिसने उसको सब कुछ दिया है एक तरह से, उसके पूरे लंबे इतिहास में 125 साल के, उसमें उसने अपने आप को वहां की एक स्थानीय प्रांतीय पार्टी के नंबर 2 के रूप में उन्होंने रखना स्वीकार किया है और नंबर 2 की भूमिका स्वीकार की है। इंजन के रूप में अभी अखिलेश ही आगे हैं। तो ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है कांग्रेस की जो कुछ भी बचे खुचे वोट और जो सहानुभूति या जनाधार वहां पर बचा है उसके लिए, कि वो इस बदली हुई समीकरण में अपने आप को इसको स्वीकार कर पाता है या नहीं कर पाता है। जी ये जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में भविष्य में जो भी होगा, राहुल गांधी का उससे कोई सीधा संबंध रहने वाला नहीं है जी। और अब केंद्र में भी ऐसा नहीं लगता। तो वो एक क्षेपक के रूप में इस बार के चुनाव की भूमिका में है। और मैं शाहिद जी के पास इस वक्त जाना चाहूंगा। शाहिद जी, आप भी इस चर्चा में आए हैं और मुझे थोड़ा सा एक सेंस दें कि इस चुनाव को बार बार कहा जा रहा है कि 2019 के लिए भी चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव या जो 5 राज्य हैं इनको अगर छोड़ दें, लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव खास तौर पर यह तय करने वाला है कि 2019 में दरअसल किस तरह की राजनीति हम लोग देखेंगे। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो राहुल देव जी ने कही वो ये कही कि कांग्रेस ने अपने आप को बैकसीट पर स्वीकार कर लिया। क्या इसका इंपैक्ट 2019 में कांग्रेस की दावेदारी पर कोई असर पड़ेगा, या उस समय बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के हम चुनाव देखेंगे, मुख्तलिफ मुद्दे होंगे, मुख्तलिफ माहौल होगा? नहीं, देखिए, पहली बार कांग्रेस ने अपने को बैक सीट पे नहीं रखा है। आपको याद दिला दूं कि 1996 में कांग्रेस ने अलायंस किया था बीएसपी के साथ, और उस वक्त भी कांग्रेस सिर्फ 125 सीटों पर लड़ने के लिए राजी हुई थी, जबकि उस वक्त कांग्रेस बहुत ताकतवर थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस बहुत कमजोर होती चली गई है और आज कांग्रेस शायद 60-70 सीटों पर भी मुकाबले की हैसियत में नहीं थी। इसलिए कांग्रेस के लिए तो ये फायदे का सौदा हुआ है और कांग्रेस को काफी हद तक जो समाजवादी का बंधा हुआ वोट है वो मिल रहा है, जबकि कांग्रेस के पास देने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है समाजवादी पार्टी को। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के लिए इस वक्त महत्वपूर्ण ये नहीं है कि वो
यूपी में क्या हासिल करते हैं, क्योंकि यूपी में वैसे भी कुछ हासिल नहीं कर सकते थे, वो 20-25 सीटों पे सिमट जाते, तो यूपी में उन्हें कुछ पाना नहीं था। वो उनकी नजर जो है 2019 की तरफ है कि अगर वो नरेंद्र मोदी जी को यहां पर रोक पाते हैं, भाजपा को रोक पाते हैं, उत्तर प्रदेश में उनको हरा पाते हैं, तो 2019 के लिए उनका रास्ता जो है वो ज्यादा हमवार हो जाएगा, ज्यादा साफ हो जाएगा। तीसरी बात यह है कि खुद नरेंद्र मोदी जी के लिए नोटबंदी के बाद एक बड़ा सवाल उठ गया था, और वो भी जानते हैं इस बात को कि अगर 2019 में उन्हें आना है या आने वाले जो उनके 2.5 साल बचे हैं उसमें भी उन्हें मजबूती से राजनीति करनी है, तो उसके लिए उनके लिए उत्तर प्रदेश की जीत बहुत जरूरी है, क्योंकि पंजाब में जीतते वो नजर नहीं आ रहे, पंजाब में हालत खराब है, और उत्तराखंड में उनको कामयाबी मिल सकती है, लेकिन वो इतने महत्वपूर्ण स्टेट्स नहीं है। तो अगर उत्तर प्रदेश में वो कामयाबी हासिल कर पाते हैं तो फिर मोदी जी पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे और पहले से ज्यादा जोर से वो अपने फैसले ले सकेंगे। लेकिन अगर यहां नाकामी मिलती है तो फिर उनके ऊपर भी एक सवाल प्रश्न चिन्ह उठ जाएगा। अखिलेश थोड़ा सा ग्राउंड रिपोर्ट यहां पर ले लेते हैं। मेरे साथ मेरी संवाददाता कृति मिश्रा इस वक्त जुड़ी हुई है। कृति, थोड़ा सा हमें बताएं, संक्षेप में बताएं कि यहाँ पर बातचीत तो नेशनल पर्सपेक्टिव की हो रही है, लेकिन धरातल पर क्या दिख रहा है? जो बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर, जाहिर तौर पर अपनी अपनी पार्टियों के समर्थन के लिए वो आगे आएंगे, लेकिन इन तमाम बड़े मुद्दों में क्या वहां के बुनियादी मसाइल कहीं जगह पाए हुए हैं? जी हाँ, देखिए दीपक, जो अब 6वां और 7वां चरण बाकी रह गया है उसके लिए सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत झोंक रहे हैं वोटरों को लुभाने के लिए। लेकिन देखिए जो मुद्दे हैं वोटरों के, कहीं ना कहीं ये जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है उसमें कहीं छुपते हुए नजर आ रहे हैं। मसलन जैसे किसानों के मुद्दे रहे हैं, डीमोनेटाइजेशन से क्या, नोटबंदी से क्या इम्पैक्ट रहा है, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है, वो कहीं ना कहीं एड्रेस होता हुआ नहीं दिख रहा है। जो शुगर केन, अगर ईस्टर्न यूपी की मैं बात करूं तो जो शुगर केन फार्मर्स हैं उनके बहुत सारे मुद्दे हैं। शुगर प्राइसेस लगातार नीचे होते जा रहे हैं, शुगर मिलें बंद हो रही हैं, उनके मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर है, जो ग्राउंड लेवल पर वोटर है, वो ये देख रहा है कि जो चेंजिंग एस्पिरेशंस है, जो विकास की जो दरकार है, उसे कौन सा नेता पूरा करता है, वही जो वोटर है उत्तर प्रदेश के, वही उनकी पहली चॉइस बनेगा। जी दीपक। शुक्रिया कृति। मैं राहुल जी के पास वापस आना चाहूंगा। अब मैं थोड़ा सा पूर्वांचल पे फोकस करूंगा। राहुल सर, आप मुझे बताइए, 89 सीटें अब बची हैं, जो 6वां और 7वां दौर है। पिछली बार बीजेपी इनमें से सिर्फ 11 जीत पाई थी। समाजवादी पार्टी के पास एक बड़ा जनाधार था, 50 सीटें इस बार लाई थी। क्या कोई, अगर 2014 को छोड़ दे, अगर हम बीच के लोकसभा चुनाव को, क्या बीजेपी इस बार कोई मिराकल करने जा रही है? आपको फिलहाल इस वक्त की स्थिति क्या लग रही है? आपका आंकलन क्या कहता है? राहुल सर, आप मुझसे पूछ रहे हैं। पूर्वांचल में मैं समझता हूं कि जो थोड़ा बहुत झटके बीजेपी को लगे थे पहले 2 चरणों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और उसके बाद केंद्र में, उससे थोड़ा उसको भरपाई करने की उम्मीद है। बस यहाँ पर ध्रुवीकरण पिछले दिनों हमेशा से रहा है, इस बीच थोड़ा और तेज हुआ है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये महत्वपूर्ण है कि वहां पर बीएसपी की भूमिका कैसी रहती है, उसका प्रदर्शन कैसा होता है। ऐसा लगता है कि एक तो मुस्लिम वोट वहां पर बटा हुआ है इन दोनों में, और अलग अलग वहां स्थिति यह है कि पूरे एक संभाग पर कोई एक टिप्पणी करना कठिन है। सीट दर सीट स्थिति बदलती वहां पे दिख रही है, और सब जगह अलग अलग स्थिति है। कोई बहुत लहर कहीं किसी की नहीं है, इसलिए आंकना बहुत ज्यादा कठिन हो गया है। कहीं पर मुसलमान बीएसपी की ओर जाते दिख रहे हैं, कहीं पर वो सपा की ओर जाते दिख रहे हैं। और बीएसपी से जुड़ा हुआ सवाल सर मैं शाहिद जी से पूछना चाहूंगा। शाहिद से मुझे ये बताइए कि बार बार ये देखने में आ रहा है, हम देख रहे हैं, हम ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि हर रैली में बीजेपी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर तो सीधे सीधे हमले बोल रही है, लेकिन बीएसपी को सीधे तौर पर आड़े हाथों लेने से बच रही है। इसके पीछे कोई खास मकसद बीजेपी का? नहीं, ये तो बड़ा स्पष्ट है कि बीजेपी को विश्वास नहीं है। देखिए, ये जो चुनाव है ये बड़ा विचित्र चुनाव है, इसमें किसी की लहर नहीं है, किसी की हवा नहीं है। जैसा राहुल जी ने कहा कि हर सीट पे अलग अलग
तरह से चुनाव जो है उसके समीकरण हो रहा है। तो यहां पर बीजेपी को यकीन नहीं है कि उनको बहुमत मिल पाएगा। वो नंबर 1 की पार्टी बनकर उभरने की कोशिश उनकी है, लेकिन अगर नहीं उनको बहुमत मिलता है तो फिर किसी का समर्थन लेना होगा। वो समर्थन कांग्रेस और समाजवादी का तो हरगिज नहीं हो सकता। पहले भी उनका 3 बार बीएसपी के साथ रहा है उनका अलायंस, तो एक बार फिर वो उम्मीद हो सकती है कि बीएसपी के साथ हो सकता है जरूरत पड़ जाए फिर से हाथ मिलाने की। तो इसलिए वो बीएसपी पे बहुत ज्यादा हमला नहीं बोल रहे। कहीं बीच में मोदी जी ने हल्ला बोला था मायावती जी पे, लेकिन अब उन्होंने अपना रुख बदल दिया है। अब उनका सारा जो निशाना है वो राहुल गांधी और अखिलेश यादव है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी है। ये एक बुनियादी वजह है, क्योंकि शायद जी वक्त की कमी है, को बहुमत मिलने वाला है। इस तमाम बातचीत के लिए शायद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात करते हैं मणिपुर की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने मणिपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में बीजेपी की सरकार बनी तो फिर कभी आर्थिक नाकेबंदी नहीं होगी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बुधवार को पश्चिमी इम्फाल में चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने दावा किया कि एनएससीएन के साथ बातचीत की वजह से राज्य की सीमा में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य का विकास बीजेपी की सरकार ही कर सकती है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। अगर यहां पर भी एक सरकार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम 5 ही साल में मणिपुर को एक मॉडल स्टेट बनाकर दिखाएंगे मित्रों, मॉडल स्टेट बनाकर। कांग्रेस नगा समझौते को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। बीजेपी अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर जवाब देते हुए कहा कि बीजेपी विकास की बात करती है। हमने मणिपुर के विकास का एक नक्शा हमारे घोषणा पत्र के अंदर, मैनिफेस्टो के अंदर रखा है। उसमें हमने कहा है कि हर एक घर में एक रोजगारी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल के अंदर करेगी। अमित शाह ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी। बीजेपी की कोशिश यह है कि मुख्यमंत्री इबोबी सिंह के खिलाफ पिछले 15 साल में जो सत्ता विरोधी वातावरण बना है और जो निराशा पैदा हुई है उसका फायदा उठाया जाए। बीजेपी राज्य के मतदाताओं को यह भी कहने का प्रयास कर रही है कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो केंद्र की बीजेपी की सरकार के साथ उसका तालमेल होगा और ऐसे में विकास होना ज्यादा संभव हो पाएगा। अब देखना यह है कि 4 और 8 मार्च को जो चुनाव होते हैं उसमें मतदाता इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देती है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन प्रशांतों के साथ इम्फाल से अखिलेश सुमन। पीपल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस पार्टी यानी प्रजा की नेता और सामाजिक कार्यकर्ता इरोम शर्मिला ने उम्मीद जताई है कि आगामी चुनाव में लोग उनका समर्थन करेंगे। इरोम थाउबल से चुनावी मैदान में है। उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष और साफ सुथरी राजनीति के एजेंडे को लोगों का साथ मिल रहा है। इरोम शर्मिला की प्रजा पार्टी ने मणिपुर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए 3 उम्मीदवार उतारे। Main agenda is repealing the Armed Forces Special Powers for which I had been struggling for the last 16 years through nasal feeding. Others also there are lots of issues to be fighting against injustice in the society. वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन फिलहाल मैं जाऊंगा अपने संवाददाता अखिलेश सुमन के पास। अखिलेश, मुझे थोड़ा सा संक्षेप में एक बात बताएं कि शुरुआत में हमने देखा कि इकोनॉमिक ब्लॉकेट को लेकर मणिपुर की सियासत गरमाई रही। उसके बाद वहां पर सियासी दलों में आपसी खींचतान तो वहां पर चली रही थी। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, भ्रष्टाचार के आरोप, फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते रहे इबोबी सिंह पर। लेकिन अब अचानक से ये नगा अकॉर्ड आ गया है सामने। इसको लेकर किस तरह की राजनीति है जो बार बार बीजेपी को सफाई देनी पड़ रही है नगा अकॉर्ड को लेकर? देखिए, दरअसल यही राजनीति चल रही है और बीजेपी ने अपने दफ्तर के सामने, मैंने इस पूरी चुनौती को देखते हुए दफ्तर के सामने लगाया है
बीजेपी फॉर इंटीग्रेटेड एंड प्रॉस्परस मणिपुर, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के मन में एक हड़बड़ाहट घबराहट तो जरूर है। और दरअसल कांग्रेस जो अभी तक दूसरे तरीके के नारे लगाती थी, इस बार कांग्रेस ने भावनात्मक नारा उठाया है, जो बीजेपी जिस मामले में चैंपियन होती थी। तो बीजेपी के मन में इस बात को लेकर घबराहट है निश्चित तौर पे, और लोगों का यह कहना है, आज बीजेपी कांग्रेस ने अखबार में यह निकाला है कि एनएससीएन के कई लोगों के परिवार के सदस्य बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता सोचे क्या करना है। तो कांग्रेस ने तो पूरी तरह नगा एकॉर्ड को लेकर ही अपना नारा बनाया है, और बीजेपी उसका मुकाबला करने के लिए विकास के नारे को दे रही है। जी, राहुल देव, वरिष्ठ पत्रकार, मैं आपके पास सर आपके पास आना चाहूंगा। आपसे एक रिएक्शन में चाहूंगा इरोम शर्मिला को लेकर। 3 सीटों पर हालांकि उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन मणिपुर की राजनीति इरोम शर्मिला के इर्द गिर्द घूमती रही है, वहां के मसाइल, वहां के मसले घूमते रहे हैं। इस बार आप इरोम शर्मिला को किस तरह से देखते हैं वहां की राजनीति में और इस विधानसभा चुनाव? देखिए, इरोम शर्मिला एक प्रतीक के रूप में तो महत्वपूर्ण है, और एक विचार और एक लड़ाई का प्रतीक वहां बनी है। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि कुल वो 60 में से 3 सीटों पर तो उन्होंने उम्मीदवार खड़े किए हैं, और उनके पास उस तरह का कोई संगठन नहीं है। उनकी एकदम नई भूमिका ये आई है, उन्होंने 16 साल जो एक अनशन किया, वो भूख हड़ताल पर रही, और उसके कारण उनको जो अपार विश्वव्यापी ख्याति मिली, उसके बाद अचानक ये जो भूमिका परिवर्तन उनका हुआ, उससे कई लोगों को निराशा हुई है, वो स्वयं इसको स्वीकार करती हैं। तो मैं नहीं समझता कि उनको खुद कोई बहुत बड़ी उम्मीद है इसमें। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमारा एक विधायक भी, अगर मैं भी अकेले विधानसभा में आ जाती हूँ, तो वो जो एक आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट के खिलाफ, वही उनका मुख्य मुद्दा है। और केवल एक मुद्दे पर चुनाव लड़कर जीतना वैसे भी बहुत कठिन होता है। फिर जब आपके पास पैसे का अभाव है, जो वो स्वयं स्वीकार करती हैं, क्राउड फंडिंग कर रही हैं इंटरनेट से, पहली बार मणिपुर में हो रहा है, संगठन का अभाव है, किसी राजनीतिक इतिहास का अभाव है, कोई किसी पार्टी का समर्थन नहीं है, तो इरोम शर्मिला को एक प्रतीकात्मक लड़ाई के रूप में ही हमें देखना चाहिए। इस पूरे चुनावी परिदृश्य में एक शक्ति के रूप में अभी संभव नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र 2017 में इतना ही। नमस्कार।